इसका पेज कहाँ से है? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और कोरोना के इफेक्ट से अपने आप को बचा पा रहे होंगे और साथ में अपने टाइम को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे होंगे। देखो बेटे, ज़िंदगी में कभी कभी ही ऐसा मोड़ आता है, प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स कभी कभी आती है और मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि एवरी प्रॉब्लम इज़ एन अपॉर्चुनिटी आल्सो फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमें इसको प्रॉब्लम की तरह ना लेकर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें तो हम इसको एंजॉय कर पाएंगे। और एक स्टूडेंट के लिए इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती कि वो उसको और टाइम मिले। मुझे याद है जब हम सीए किया करते थे, पढ़ाई कर रहे थे, अच्छा ठीक। तो जब हम सीए स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग दुआ मनाते थे कि थोड़ा और टाइम मिल जाए, एक हफ्ता और मिल जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि आपको इतना टाइम मिला है, भगवान ने आपको इतना मौका दिया, तो हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। अब क्योंकि हम सीए की फील्ड के हैं, सीए स्टूडेंट्स हैं, तो हमें अपने एग्ज़ाम्स के बारे में सोचना है। अगर ये टाइम ऐसा आया है तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, अब इसको पढ़ाई में लगाया जाए। इतने दिनों से मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपनी पढ़ाई बढ़िया की होगी। हमने टॉपर की तरफ से भी कोशिश की है कि आप स्टूडेंट्स के साथ हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में जो भी हमसे बन सकता है हम आपकी सेवा करने की कोशिश करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, डाउट्स होंगे, उन सबको पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ऑनलाइन मोड का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है डिजिटल दुनिया का। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि जो स्टडी जहाँ थी उसको वहीं रखते हुए आज मैं डेप्रिसिएशन चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। छोटा चैप्टर है, पॉजिटिवली आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा हिस्सा लेके ये फिनिश हो ही जाएगा। और आज पहले दिन मैंने छोटा चैप्टर इसलिए भी लिया है कि इससे आपको भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आप बता पाओगे कि सर जी यहाँ यहाँ ये दिक्कत आ रही है, हमें ऐसा और एफर्ट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इम्प्रूव करके, मॉडिफाई करके फिर नेक्स्ट क्लास से और बढ़िया तरह से ला पाएंगे। और चूँकि ये मोड अब अवेलेबल है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरह से सिलेबस आपका 100% पूरा होगा और ज़्यादा बढ़िया तरह से आपको हम सर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। बहुत दिनों बाद इसको यूज़ करने का मौका आया है तो थोड़ा सा राइटिंग में इनिशियली प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं बोलता जाऊंगा तो आपको दिक्कत सॉर्ट आउट होती जाएगी। डेप्रिसिएशन, आप में से जो नॉन कॉमर्स हैं वो तो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे होंगे, लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के उन्होंने 11th क्लास में या कभी भी अपने लाइफ में इसको ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन चूँकि सीए के लेवल पे पढ़ना है तो बहुत सारी नई चीज़ें पॉजिटिवली हमें मिलेंगी, तो हम उसको सीखने के लिहाज से शुरुआत करते हैं। डेप्रिसिएशन,
बेटा क्या होता है डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन आपके विचार से? व्हाट डू यू थिंक डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 1 जनवरी 2020 हमने एक मशीनरी खरीदी 4 लाख रुपए की। कितने की खरीदी? 4 लाख की, राइट। अब इस मशीनरी को मैं यूज करता हूं, मैंने 1 साल यूज किया। तो आप जानते हैं कि जब भी हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में डाउनफॉल आता ही आता है। हमने 1 साल यूज किया। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा क्योंकि मुझे कुछ वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस कराना है और उसके बाद फिर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पर आएंगे। 4 लाख की मशीनरी खरीदी, 1 साल मैंने यूज किया। मैं मान के चलता हूं कि 1 साल यूज करने के बाद इसकी वैल्यू में लगभग 10% का डाउनफॉल आया। उस डाउनफॉल को मैं कोई भी वर्ड दे सकता हूं, मैंने उसको डेप्रिसिएशन नाम दिया। बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने 1 साल में लगभग 10% की चीज यूज कर ली, तो 4 लाख में से 40,000 रुपए की वैल्यू लेस करने के बाद मेरी एसेट की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंगली आप देखो कितनी हुई, व्हाट इज 3,60,000, ठीक है। फिर मैंने अगेन 2021 में यूज की। अगेन मैं अज्यूम करता हूं कि मैं 40,000 रुपीज की एसेट मैंने और यूज कर ली, यानी मेरी वैल्यू में इतने का डाउनफॉल और आया। अब ये वैल्यू रह गई 3,20,000, ठीक। इसके बाद मैंने फिर यूज की 1 साल, 40,000 और ये वैल्यू रह गई 2,80,000, 2,80,000। और फर्दर 1 more year I utilize the asset और 4 साल यूज करने के बाद मेरे अकॉर्डिंगली मेरी एसेट की वैल्यू 2,40,000। फ्रेंड्स, I took example for 4 year। 4 लाख की एसेट मैंने 1 जनवरी 2020 को खरीदी, राइट, मशीनरी या कोई भी एसेट, और मैंने उसको यूज करना शुरू किया। अब आप जानते हैं कि जब भी हम किसी एसेट को यूज करेंगे तो क्या वो एसेट यूज करने के साथ वक्त के साथ वैसी ही रहेगी? इम्पॉसिबल। आप कहोगे सर जी कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। यस, बिल्कुल पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो अब एग्जैक्टली कितनी एसिड यूज की ये तो मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने एज्यूम किया, मैंने एस्टिमेट लगाया कि शायद मैंने 10% की वैल्यू यूज की होगी। एग्जाम्पल ले रहा हूं, इजी एग्जाम्पल। और 10% 4 लाख का 40,000 रुपए लेस करने के बाद 1 साल बाद मेरी एसेट की वैल्यू आती है 3,60,000 रुपए। अगेन नेक्स्ट ईयर फिर एसेट को यूज किया, फिर एसेट की वैल्यू में डाउनफॉल आया 40,000। फिर थर्ड ईयर यूज किया, फिर मेरे अकॉर्डिंगली डाउनफॉल 40,000। और फिर अगेन हेलो सर, वो नवल जी किसी दूसरे उस पे चालू करके गए, कह रहे मेरे से उस पे चालू नहीं हुआ था, तो उन्होंने दूसरा वाला कोई एड्रेस है उस पे चालू किया है शायद। ये नवल जी भी ऊपर ही होंगे, आ गए। नवल जी बात करिए सर से। हेलो, हाँ चालू। राजेश जी बोले 24 घंटे होगा, हम आगे 11 बजे कंप्लीट कर।
बच्चों को उनको एड्रेस दूसरा वाला पता होगा, कर दिया है सर ने? अच्छा ठीक है, अब नहीं हो रहा तो क्लास नुकसान तो कोई फायदा। हाँ हाँ ठीक है। सो फ्रेंड्स, अच्छा ठीक है, कमेंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ठीक है, ओके। सो बच्चों, हम वापस अपनी बात पर आते हैं। एक्चुअली फर्स्ट डे है तो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती है, तो उसको आप एडजस्ट करिए। नेक्स्ट क्लास से सारी व्यवस्था ठीक अच्छी हो जाएगी। मैं वापस लौटता हूँ। तो बेटा जी, 4 साल में हमने अपनी एसेट की वैल्यू को यूज़ किया, और 4 साल यूज करने के बाद एसेट की वैल्यू आती है, आप देख रहे होंगे सामने लिखा हुआ है 2,40,000 रुपये। जो ये हर साल हमारी एसेट की वैल्यू में डाउनफॉल हो रहा है, ये डाउनफॉल यूज होने के बाद जो एसेट की नई वैल्यू आती है, उसको हम एक नया टर्म दे सकते हैं बेटा, बुक वैल्यू। आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं हैं तो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, पर आप लोग मुझे देख रहे होंगे। कहीं कोई दिक्कत आए तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, मैं आपकी एवरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। बुक वैल्यू 2 साल यूज करने के बाद जो वैल्यू है 3,20,000, उसे भी हम क्या नाम देंगे बेटा? क्या नाम देंगे? बुक वैल्यू। मेरे साथ आप बोलते जाइएगा, बुक वैल्यू। अगेन आफ्टर 3 ईयर बुक वैल्यू, और 4 ईयर बुक वैल्यू। ठीक है बेटा? तो 4 साल यूज करने के बाद हमारी एसेट की बुक वैल्यू इज 2,40,000, राइट? सो एक वर्ड मैंने आपको देने की कोशिश की, बुक वैल्यू, बुक के अकॉर्डिंगली वैल्यू। और इसी बुक वैल्यू को हम एक और नाम भी दे सकते हैं बेटा, आप लोग इस वर्ड आपने सुना होगा, उसको अकाउंटेंट रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो मेथड है। यस माय डियर, मेथड भी है वो, बट एक वर्ड भी है, इस वर्ड इन रिटर्न डाउन वैल्यू, जैसे शॉर्ट पर WDV कहते हैं। तो हर साल एसेट को यूज करने के बाद जो बची हुई वैल्यू है, हम उसे प्यार से बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू कहेंगे। समझ में आया इतनी बात? ठीक है बेटा जी। साथ में जैसा कि मुझे बार बार आपको गुड मॉर्निंग कहने की आदत है, तो गुड मॉर्निंग आपको रिमाइंड कराता रहूँगा। आप जाग रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। माइंड अटेंशन में रखिएगा पूरा, जैसे आप क्लास में सामने होते हैं तो अटेंटिव रहते हैं, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि ये वर्ड बहुत ज़रूरी था, इसलिए पहले मैंने ये एग्जाम्पल लिया आपके साथ। अब हम वापस इस चैप्टर में आते हैं कि डेप्रिसिएशन किसको कह सकते हैं। बेटा, डेप्रिसिएशन की अलग अलग डेफिनेशन हैं, पर आसान भाषा में आपको समझाने के लिए मैंने इजी वर्ड लिया है। हम कह सकते हैं डेप्रिसिएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रिडक्शन, क्या बोला मैंने? रिडक्शन इन द book value, reduction in the book value of tangible fixed asset, reduction in the book value of tangible fixed asset except लैंड, लैंड को छोड़कर। टेंजिबल फिक्स एसेट, आपने बेसिक में पढ़ा है कि फिक्स एसेट 2 तरह की होती है।
हाँ, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो यहां पर हम टेंजिबल फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं। रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, नॉट द रियल वैल्यू। रियल वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, राइट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक वैल्यू। रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़कर। ठीक है बेटा, देखो ये माना जाता है कि लैंड की वैल्यू में रिडक्शन नहीं होता है ना भाई। अगर हम कहीं जाएं किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में, वहां देखते हैं, हम कहते हैं भाई ये मॉन्यूमेंट जब बना होगा तब बहुत वैल्यूबल रहा होगा, इसकी बिल्डिंग इतनी बड़ी शानदार रही होगी, यहाँ किसी जमाने में इतनी बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, ये कार जब आई होगी तब इतनी शानदार हुआ करती थी, यूज करते करते आज इतनी रह गई, है ना जी। लेकिन आप ये बताइए क्या कभी लैंड में ऐसा हो सकता है कहीं पर प्लॉट हो तो वहां कहेंगे भाई साहब यहाँ पर एक प्लॉट हुआ करता था, अच्छा फिर यूज करते 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 ओ माय गॉड ये तो प्लॉट चला गया, कहीं गायब हो गया, वहां पर प्लॉट है ही नहीं। क्योंकि प्लॉट एक ऐसी चीज है, लैंड एक ऐसी चीज है जो गायब हो ही नहीं सकती, वो अपनी जगह रहेगी। इसलिए लैंड को छोड़कर बाकी जितनी भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती हैं हम मानते हैं कि उनकी बुक वैल्यू में डाउनफॉल आता है। अब सवाल ये उठता है मेरे बच्चों कि ये डाउनफॉल आता क्यों है, राइट, वाई देर इज ए डाउनफॉल, वाई दिस डाउनफॉल। तो ये डाउनफॉल का कारण क्या है, अब हम इसके बारे में समझें। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। हमने सारे रीजंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने सारे रीजंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक एक्चुअल यूज। हमें मानते हैं कि जब हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में डाउनफॉल आता है, राइट। तो एक तो एक्चुअल यूज करने की वजह से डाउनफॉल आ रहा है, राइट। दूसरा टाइम बीतने के साथ, जिससे हम इंग्लिश में एक वर्ड, टेक्निकल वर्ड ले सकते हैं, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, टाइम बीतने के साथ। एक्चुअल यूज, भाई सीधी सी बात है, यूज वाले पॉइंट को तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है भाई। किसी भी एसेट को हम यूज करेंगे उसकी वैल्यू में ऑब्वियस है कि डाउनफॉल आएगा, कोई चांस नहीं कि ना आए। तो एक्चुअल यूज की वजह से एसेट की वैल्यू में डाउनफॉल आता है। अभी हम कभी कभी हम एसेट को यूज नहीं भी करते तो भी हमारी एसेट की वैल्यू में डाउनफॉल आता है। सर जी यूज ना करें तब भी टाइम डाउनफॉल आता है? यस बेटा जी आता है। सर वो कौन सा रीज़न है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से रीज़न है जिनकी वजह से यूज़ ना करने के बावजूद भी डाउनफॉल आता है। उनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला आप जानते होंगे कि जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, मोबाइल या अदर चीज़ें, टाइम बीतने के साथ उनकी वैल्यू में डाउनफॉल आता ही आता है। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाना, टेक्नोलॉजी बीइंग ऑब्सोलेट,
या ऑब्सोलीसीन हम कह सकते हैं इसको। दूसरा, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आया, चेंज इन डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ रहा है तो भी आपकी एसेट में डाउनफॉल आएगा, क्योंकि आप उस एसेट को हो सकता है यूज ही करना बंद कर दें, कम कर दें, उसकी वजह से भी आपके एसेट की वैल्यू में डाउनफॉल आ सकता है। और तीसरे को मैं कह सकता हूं लीगल कॉन्स्ट्रेंट। देखिए, आपको पता होगा कि इस समय हमारे देश में एक कानून है जिसके अकॉर्डिंगली एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स अगर आपकी कार यूज हो चुकी है तो उसके बाद आप उस कार को यूज नहीं कर सकते रोडों पर। कितने ईयर हैं बताइए जल्दी से, किसी को मालूम है कितने ईयर तक हम उस एसेट को यूज कर सकते हैं? हमारी कार, आई थिंक सभी को पता होगा, 15 ईयर्स, यानी 15 साल तक अगर हम अपनी कार को यूज कर चुके हैं तो 15 साल के बाद अगर हम उस कार को रोडों पर ले जाएं तो वो कार हमारी जब्त की जा सकती है, अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने देख लिया। अगर नहीं देखा तो कोई बात ही नहीं, फिर तो चलाते रहो जब तक चला सकते हो। तो इन 3 रीजंस की वजह से भी हमने अगर एसेट को यूज नहीं किया है तो भी हमारी एसेट की वैल्यू में डाउनफॉल होता है। भाई, जैसे कोई मिस्टर एक्स हैं, वो मिस्टर एक्स अपनी कार को बड़ा संभाल के यूज करते हैं, है ना। मान लो वो अपनी कार को बस अपनी पार्किंग से निकालते हैं और अपनी कॉलोनी का राउंड लगाते हैं और वापस अपने घर में लाके खड़ा कर देते हैं, और साल में केवल 4 या 5 बार होली, दिवाली, दशहरा ऐसे ओकेशन पे निकालते हैं। हालांकि कार को वो चमका के रखते हैं बिल्कुल, है ना। मान लीजिए उस कार को उन्होंने 5 लाख रुपए में खरीदा था, 1 साल में उन्होंने लगभग 50 किलोमीटर कार को यूज किया। अब 1 साल बाद उनका मन करता है चलो मैं कार को बेच देता हूँ, और वो बेचने जाते हैं। वहाँ पहुँचे, क्या लगता है आपको कि वो कार की उचित वैल्यू क्या मिल सकती है? आप लोग जल्दी से अपने अपने मन में सोचिए वो वैल्यू क्या हो सकती है, कितने में बिक सकती है वो कार? अगर मैंने कार को बिल्कुल भी यूज नहीं किया, केवल 50 किलोमीटर यूज किया और कार बस खड़ी हुई है, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से 5 लाख की खरीदी थी तो 4-5 हज़ार रुपये रिड्यूस होगा। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, मैंने चलाई कितना? बस 50 किलोमीटर नहीं, तब तो फिर इतनी कम होगी ना, 5000। क्या कहते हो आप लोग, बताइए, है ना। तो अब कुछ फ्रेंड कह रहे हैं नहीं सर कैसी बातें करते हो सर जी, कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए तो कम हो ही जाएगा। हाँ, 1 साल में मैंने 50 किलोमीटर चाहिए, उसकी वजह से मेरी वैल्यू इतनी कम, 1.5 लाख रुपए कम। आप कहोगे यस सर, बिल्कुल सर, आप ये सही कह रहे हो, मैं एग्री करता हूं। अच्छा सोचो बेटा, मैंने तो यूज ही नहीं की, मैंने यूज ही नहीं की, फिर भी इसकी वैल्यू इतनी कम क्यों है? ऑब्वियस है सर जी, आप कहोगे सर जी कैसी बातें करते हो, एसेट ये टेक्नोलॉजी है, आप इसको बिल्कुल भी यूज ना करें तो भी वैल्यू डाउन होगी। यही मैं कहना चाहता हूं मेरे बच्चों, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाना। मोबाइल सबसे अच्छा एग्जांपल, एप्पल का 50,000 का मोबाइल आप खरीदिए और 15 दिन बाद आप बेचने जाइए, क्या लगता है कितने का बिकेगा? क्या कहा, कितने का? 30,000। चलो मैं 35,000 ले लेता हूं। आप सोचो कि 50,000 का मोबाइल खरीदा और 15 दिन बाद यू आर सेलिंग फॉर 35,000, उसकी वैल्यू 35,000 रुपए। क्या किया आपने 15 दिन में? हाँ, क्या किया? मोबाइल को घिस डाला? नहीं ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी की क्वालिटी ऐसी होती है, टेक्नोलॉजी जैसे 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 पुरानी होती जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है ना।
ये मतलब मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ मेरे ख्याल से हम सबको पता है, कॉमन सेंस है, लेकिन है क्या कि जब एग्जाम में लिखने को आता है तो हमें क्लिक नहीं करता, या किताब में पढ़ते हैं तो वाई भाई बिना यूज किए कैसे, इस वजह से। दिस इज द रीजन। टेक्नोलॉजी पुरानी, वैल्यू कम, चेंज इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। भाई आज मैं कार का एग्जाम्पल अगेन लेता हूँ। आज आपको पता है कि दुनिया में लाखों मॉडल हैं कार के। मतलब अगर हमारे पास अगर क्षमता हो तो मैं समझता हूँ कि एक इंसान इतनी कारें खरीद सकता है कि अगर वो हर दिन अलग अलग मॉडल यूज़ करे तो पूरे साल में दूसरा मॉडल रिपीट ना हो। एग्री करते हो? आप में से भी कई दोस्तों के या उनके नोन के पास बहुत सारी कारें होंगी। लेकिन अगर हम आज से 40 साल 50 साल पीछे चले जाएं तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि उस समय बहुत कम मॉडल हुआ करते थे। हिंदुस्तान में 2 या 3 मॉडल हुआ करते थे, है ना। अब अगर आज के ज़माने में उस तरह के मॉडल वाली कार कितने भी बढ़िया फंक्शन के साथ लाए कोई कंपनी, मेरे ख्याल से नहीं बिकेंगे। आपको पता होगा कि 2011 में आई थिंक मारुति वालों ने अपने 2 मॉडल डिसकंटिन्यू किए थे। मालूम है किसी को? नहीं मालूम होगा ना, आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे। एक 800 मॉडल हुआ करता था और एक उनका अल्टो मॉडल हुआ करता था। क्या लगता है आपको उन्होंने क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया होगा? हाँ, ऑब्वियस है। आप कहोगे सर जी आजकल लोग कोई देने को उसको लेने को तैयार नहीं है। तो जब वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू किए तो उसके बनाने वाली मशीनों की वैल्यू भी डाउन हो गई, है ना। जबकि अभी वो मशीनरी यूजफुल हो सकती है, लेकिन अब करें क्या? और तीसरा, जैसा एग्जांपल मैंने आपको दिया, लीगल कंस्टेंट, कि कानूनी रुकावट है। कोई कानून ऐसा आ सकता है जो कहे कि अब आप इस एसेट को यूज़ नहीं कर सकते या कम यूज़ कर पाएंगे, तो उस वजह से भी इस एसेट की वैल्यू डाउनफॉल होगी। ठीक है, मैं कुछ सेकेंड के लिए रुकता हूँ, तब तक आप लोग अगर किसी ने इसको नोट नहीं किया है तो अगर आप इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम अगेन आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके फ्रेंड्स, सो अभी तक मेरे बच्चों हम लोगों ने, अगर हम शुरू से देखें तो अविनाश सर के साथ हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम क्या कह सकते हैं, क्यों लगता है ये, और इसके क्या क्या रीज़न है। हमने पढ़ा कि एक्चुअल यूज़ की वजह से और नॉन यूज की वजह से भी एसेट की वैल्यू में डाउनफॉल आता है, राइट। अब सम टाइम दोस्तों हमसे पूछा जा सकता है या हमें हमारे मन में आज इंटेलेक्चुअल एक क्वेश्चन उठना चाहिए या उठ सकता है कि सर जी डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग की जरूरत क्या है? नहीं, अगर मैं अपनी बात को दूसरे तरह से को तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपने जितना आज तक मुझसे पढ़ा या अगर कोई और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं चैनल में देख रहे हैं इस क्लास को, तो वो दिमाग लगाएं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना डेप्रिसिएशन लगाए अपनी अकाउंटिंग करती है तो क्या उसको उचित माना जाए? क्या उसके द्वारा बनाए गए अकाउंट्स
उसके द्वारा कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट ठीक कहा जा सकता है? क्या हम उस प्रैक्टिस को ठीक कह सकते हैं? 30 सेकंड देता हूं, उसमें आप बनाइए और सोचिए कि अगर मैं एज अकाउंटेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट डेप्रिसिएशन लगाए बिना अकाउंटिंग करता हूं तो क्या उसको उचित माना जाए? और अगर क्यों जरूरी है डेप्रिसिएशन लगाना? क्यों जरूरी है डेप्रिसिएशन के काउंट करते हुए ही अकाउंटिंग करने क्यों जरूरी है? उसके रीजंस आप अपने पास बनाइए। फिर मैं 30 सेकंड बाद आपके साथ बात करता हूं कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू चार्ज डेप्रिसिएशन। ठीक है, मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन क्लियर है। आप लोग सोचिए क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। सोचिए। हाँ जी बच्चों, आप लोग तो बहुत एक्सपर्ट हो। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आपने रीजंस बना लिए होंगे, लिख लिए होंगे, सोच लिया होगा कि क्या क्या करना है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं। मैं लिखता जाता हूँ, आप टैली करते जाना कि आपने जो रीजंस लिखे हैं वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उसको नोट कर लेना। हो सकता है रीजन आगे पीछे हो, बट मुझे उम्मीद है कि आपने लिखा होगा। देखिए, पहला रीजन जैसा मैं जानता हूं और मैं समझता हूं कि आपने भी लिखा होगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है डेप्रिसिएशन एक खर्चे का रूप है। जिन लोगों ने प्रॉफिट फाइनल अकाउंट पढ़ा है उनको पता है कि डेप्रिसिएशन इज शोन एज एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप कुछ सोचिए कि अगर मैं डेप्रिसिएशन ना लगाऊं तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा आर्टिफिशियली। यानी वो जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे बिना डेप्रिसिएशन लगाए, आप उस प्रॉफिट को सही प्रॉफिट कह ही नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन लगाना क्यों जरूरी है? टू कैलकुलेट व्हाट? करेक्ट प्रॉफिट। एम आई करेक्ट? तो टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट, सही प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। अगर राइटिंग कहीं समझ में ना आए तो मैं बोल दे रहा हूं, टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट। शुड आई रिपीट? ओके, तो कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट सही से ही कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है। और सोचा होगा आपने अगला रीजन, आप कुछ सोचिए। जैसा कि जो डेप्रिसिएशन है, जिनको पता है, जैसा हमने शुरू में ही पढ़ा कि डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है ना? नहीं सर क्या बात कर रहे हो? सर जी बढ़ेगी नहीं। हाँ, ये मैं आपको जगाने के लिए कर रहा हूं। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, नो डाउट। एसेट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अच्छा देखो, अगर मैं डेप्रिसिएशन ना लगाऊं तो क्या होगा? अगर मैं डेप्रिसिएशन ना लगाऊं, मैं अपनी बिल्डिंग की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाऊं, अपनी मशीनरी की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन ना लगाऊं, तो क्या होगा? मेरी ये सारी एसेट की एसेट ज्यादा नजर आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बिना डेप्रिसिएशन लगा एसेट दिखा रहा हूं तो मेरी एसेट की वैल्यू ज्यादा दिखेगी। यानी मैं दुनिया के सामने अपनी एसेट की वैल्यू को फेक रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रॉन्ग मैनर में। ये तो फाल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, और एज अकाउंटेंट बिल्कुल गलत होगा। तो मतलब क्या हुआ? क्या कह सकते हैं कि एसेट की वैल्यू को सही से ही रिप्रेजेंट करने के लिए भी ये जरूरी है। तो दूसरा रीजन क्या कह सकते हैं हम लोग? टू करेक्ट वैल्यूएशन
करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या कहा मैंने? करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो मेरे बच्चों, हम लोगों ने दो रीजन कि इसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है, हम लोग डिस्कस करें ना कि डेप्रिसिएशन क्यों जरूरी है जी। दो रीजन से जरूरी है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और सोचो क्यों जरूरी है। देखो, कई लोगों ने सोच भी लिया होगा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। अच्छा, दुनिया के जितने व्यापारी होंगे, कोई भी बिजनेसमैन, अगर उससे कहा जाए कि सर जी आप क्या चाहते हो, आपका टैक्स कितना होना चाहिए, मोदी जी पूछे व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन आप क्या चाहते हो, हर व्यापारी कहेगा जी या तो टैक्स लगाओ मत या कम से कम। यानी कोई ना कोई रास्ता चाहता है एक व्यापारी कि इनकम टैक्स मेरा कम हो। इनकम टैक्स कम कब होगा? जब प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम करने का कई रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता है कि हम खर्चे ज़्यादा दिखाएं। तो मेरे बच्चों, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन एक खर्चे के तौर पे भी यूज़ होता है। यानी अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूं तो मेरा खर्चा क्या होगा? एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस बढ़ेगा, है। और अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट रिड्यूस होगा, और प्रॉफिट कम तो आप जानते हो क्या होगा? टैक्स कम। तो एक और रीजन है। अच्छा, यहाँ पे हाँ मैं देख लूंगा, यहाँ से देख लूंगा, हाँ मैं देख लूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। टू सेव टैक्स, है ना, टैक्स बचाने के लिए, इनकम टैक्स बचाने के लिए, है ना। बहुत आसान है, मतलब ये सब ऐसी बातें हैं जो सच पूछो तो कॉमन सेंस की हैं, सबको पता है, नहीं। अच्छा, आइए हम आगे बढ़ते हैं। और क्यों जरूरी है, कोई बता सकता है? दो रीजन हो सकता है आपके दिमाग में ना आए हों, उन पे मैं आना चाहता हूं। देखिए, आप सबको पता होगा कि जनरली दुनिया में तीन फॉर्मेट में लोग बिजनेस करते हैं: प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। प्रोप्राइटरशिप में जनरली कोई बहुत बड़े रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते। पार्टनरशिप आपको पता है, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है वो एक कंपनी को पड़ती है। अगर इफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आप जाते हैं, है ना फ्रेंड्स, आपको पता होगा जब आप कंपनी के अकाउंट तैयार करते हैं तो आपके ऊपर एक अप्लाई होता है, वो एक्ट हमने पढ़ रखा है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? कंपनीज एक्ट। अभी करंट में 2013 को हम लोग फॉलो करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर एक कंपनी बिना डेप्रिसिएशन लगाए प्रॉफिट निकालती है या बिना डेप्रिसिएशन लगाए अकाउंट्स प्रेजेंट करती है तो वो अकाउंट्स बिल्कुल भी इनकरेक्ट माने जाएंगे इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आप लोग कौन सा कोर्स कर रहे हो आपको पता है, यू आर गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आपको पता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बिना ये वेरीफाई किए कि कंपनी के ऊपर लगाए जाने वाले जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये गलती करता है, वो वेरीफाई नहीं करता, तो आपको पता है इतनी मेहनत से जो आप ये डिग्री ले रहे हो, इस डिग्री के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है। अच्छा सर, ऐसे भी है? बिल्कुल। इसीलिए कंपनी एक्ट की कंप्लायंसेस के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है, राइट। और हमें तो पॉइंट चाहिए यार एग्जाम में लिखने के लिए। तो अगला पॉइंट क्या आया? टू कंप्लाई, नोट करें, कंप्लाई मतलब मानना, नहीं, टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस। आपको लॉ वाले सर ने पढ़ाया होगा कंपनी एक्ट। टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है, राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हो सकता है आप में से किसी ने इसको लिखा भी हो। लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें एक लिमिट तक ही जा सकते हैं हम लोग। एक पॉइंट और लेना चाहूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको मैंने थ्योरी में बड़े सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाए हैं। याद करो, अगर मैं डेप्रिसिएशन ना लगाऊं तो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो वायलेट होता है। वो कौन सा प्रिंसिपल है सोचिए। देयर इज वन प्रिंसिपल विच इज वायलेटेड इफ आई डू नॉट अप्लाई डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन ना लगाऊं तो वो प्रिंसिपल अप्लाई होगा, मतलब वो प्रिंसिपल का आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। किस प्रिंसिपल की वजह से आपको डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है? सोचो, याद आया? हाँ, कि क्या बोला? मुझे सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा, तो चलिए मैं लिखता हूं, देखे कितने लोगों का सही होता है। ये देखो, ये आया, ये आया। उसका नाम किससे है? कौन सा पहला अल्फाबेट है उसका? उसको हम कहेंगे मैचिंग। यस, कई बच्चे खुश हो गए होंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। यस माय फ्रेंड्स, मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा हमने कि क्या कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन एन अकाउंटिंग पीरियड आवर एक्सपेंसेस शुड मैच विद आवर रेवेन्यू। आवर एक्सपेंसेस शुड मैच विद आवर रेवेन्यू। एक ईयर में रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो जो खर्चे किए गए हैं वो सारे खर्चे अकाउंट फॉर करिए, ये हमने पढ़ा था। तो अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाता तो फिर हमारे खर्चे मिसमैच हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 रीजन आप लोग जल्दी से नोट करिए। कुछ सेकंड का पॉज लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जिन्होंने नोट नहीं किया वो लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ तक आए कि अगला हम लोग ने पढ़ा कि भी डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं। हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन लगाना, डेप्रिसिएशन किस वजह से होता है, और हमने पढ़ा कि अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते तो किन किन चीज़ों का वायलेशन होता है। राइट, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं, कितने होते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी SLM एंड WDV। नहीं बेटा, वो हैं डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के मेथड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेथड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितने रुपए लगे, ये बात कर रहा हूं मैं। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने के बच्चों अनलिमिटेड मेथड, इसके इतने मेथड हो सकते हैं जितने आसमान में तारे और आपके सिरों पे बाल। काउंट कर सकते हो? हाँ, नहीं कर सकते ना। जनरली बहुत सारे मेथड, लेकिन उनमें से 2 ही मेथड लोग जनरली फॉलो करते हैं। उनमें से 2 को मैं लिखने जा रहा हूं। हेडिंग डालिए, methods to calculate amount of depreciation. Methods to calculate amount of depreciation. फ्रेंड्स, हम इसमें दो मेथड जनरली अप्लाई करते हैं। पहला है
लाइफ मेथड। क्या बोला मैंने? हाँ, लाइफ मेथड, लाइफ है ना। और दूसरा है परसेंटेज मेथड। क्या बोला मैंने? परसेंटेज मेथड। तो आइए पहले हम लोग लाइफ मेथड की बात करें, है ना बेटा। जो लाइफ मेथड है उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका है, नोट करिए आप लोग फार्मूला। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू cost of assets minus Solvay's value, Solvay's value divided by estimated useful life। सॉल्वेज वैल्यू के ऊपर भी हम लोग एक वर्ड यूज कर लेते हैं, एस्टिमेटेड, है ना। क्या फार्मूला बना, एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ। कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, राइट। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। पहला कॉस्ट ऑफ एसेट, दूसरा एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू और तीसरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यानी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में इन 3 एलिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो आइए अब हम इन तीनों एलिमेंट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। अगर ये 3 एलिमेंट हमें आते हैं तो ये मेथड और साथ में जो नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है परसेंटेज मेथड, वो हम बड़ी आसानी से अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन 3 एलिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग जल्दी से हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक में, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। आपको याद है ना, एसेट मतलब कौन सी एसेट, भूल तो नहीं गए ना। कॉस्ट मतलब किसकी, कौन सी एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट। वेरी गुड, वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजिबल फिक्स एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट। आइए इसमें हम लोग लिखते हैं कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, थोड़ा लिखवा दूं आपको। कॉस्ट ऑफ परचेज, एक एसेट जितने में आपने उसको खरीदा। देखिए, लेट सपोज आपको किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने की मशीनरी लगानी है ना, प्लांट लगाना है। इस कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सम टाइम एग्जाम में केवल कॉस्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है, एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करने की। क्या बात करते हो सर? 10 मिनट ब्रेक, 9:55 पे। तो अभी ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑफ परचेज, आपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना है जिसके लिए
आपको एक बड़ा प्लांट लगाना है, तो प्लांट कोई टीवी तो है नहीं, फ्रिज तो है नहीं कि किसी दुकान में गए और आपने कहा हाँ जी फ्रिज दे दो। आपको पता है प्लांट एक बड़ी चीज होती है ना। तो आप उस प्लांट को जब खरीदोगे, जिस पल आप खरीदोगे किसी डीलर से, है ना, ऑब्वियस है डीलर हिंदुस्तान में भी हो सकता है और हिंदुस्तान से बाहर भी हो सकता है, राइट। अब आप सोचिए कि प्लांट आपने खरीदा, तो फैक्ट्री तो आपके हिंदुस्तान में है जहां भी आप रहते हो। लेट्स से आप दिल्ली में हो, दिल्ली में पटपड़गंज में आपकी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में ले जाकर प्लांट को लगाना पड़ेगा। चालू करके देखोगे, स्टार्ट करके देखोगे, ट्रायल करके देखोगे, और जब वो ट्रायल में आपको ठीक लगेगा कि हाँ जी प्रोडक्ट बिल्कुल अप टू मार्क है, तब आप उससे प्रोडक्शन चालू करोगे। आप बताइए मैं ठीक कह रहा हूं? यस सर, ठीक है जी, आप लोग बहुत समझदार हो। तो देखिए, जिस पल आप ये कह सकते हो कि अब मेरा प्लांट, मेरी मशीनरी, मेरी एसेट प्रोडक्शन करने के काबिल हो गई है, वही वो टाइम है जहां तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड कर देने चाहिए। अगर मैं इस पूरी बात को समराइज करके शॉर्ट में बोलूं तो एक लाइन में कवर करते हैं इसको, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड। क्या कहा मैंने? ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट अप टू द रेडी टू यूज कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। अभी हम 10 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। उस ब्रेक के बाद फिर हम इस कॉस्ट वाले पार्ट को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। मैं समझाऊंगा भी और आपको लिखवाऊंगा भी। थैंक यू। चलिए आप लोग रिलैक्स कर लीजिए 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं।